हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। कल हमने 125 क्वेश्चन की सीरीज की थी जिसमें हमारे 60 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाए थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए अपनी मेहनत में। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, बजट सफल होता है। ठीक है, बजट कब सफल होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, जब आय व्यय का सही संतुलन होता है, व्यय कम करके, आय बढ़ा के या बचत करके। ठीक है, एक जो सफल बजट माना जाता है, एक जो आदर्श बजट जिसे कहा जाता है, वो होता है जब हम आय व्यय का सही संतुलन करें। ठीक है, सही से उपयोग करें, जो हमारी इनकम है उसके हिसाब से व्यय करें और उसमें से भी क्या करें, बचत करें, अपने बजट के हिसाब से अपना जो प्लान है वो तैयार करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कहा है एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है। अब ये एमएमआर जो होता है, देखो एमएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है मीजल्स। ठीक है, एम से मीजल्स, एम से मम्स और आ से होता है रूबेला। अगर आपसे एमएमआर की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप बताएंगे मीजल्स, मम्स और रूबेला। और ये कितने माह में दिया जाता है? पहली जो डोज दी जाती है इसकी कब दी जाती है? 12 से 15 माह पे। 12 से 15 माह पे पहली डोज दी जाती है और जो सेकंड दो इसकी दी जाती है वो दी जाती है 4 से 6 साल पे। ठीक है, तो दो रूपों में, दो अवस्थाओं में दिया जाता है। पहली जो डोज होती है इसकी 12 से 15 माह पे दी जाती है और जो दूसरी होती है वो 4 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा है। अब ये इन्फ्लुएंजा क्या है? देखो ये क्या होता है, जब हम वायु के संपर्क में आते हैं और उसमें जो कीटाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, संक्रमण छींक या खांसी के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो इसका जो माध्यम होता है फैलने का वो होता है हमारा, ऑप्शन दिया है नजदीकी संबंध व हवा, जल और भोजन, स्पर्श और वस्त्र एलर्जी। तो ये होता है अगर हम किसी के पास हैं, किसी को ये हो रहा है तो उसकी सांस से, उसकी वायु से, ठीक है, इसके जो संक्रमण होता है वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, छींक से, खांसी से, जुकाम से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। और इसके जो रोगाणु का नाम होता है वो होता है बैसिलस, बैसिलस इन्फ्लुएंजा। बैसिलस इन्फ्लुएंजा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो संक्रमण है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और व्यक्ति क्या है, संक्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? मतलब हमें बचत करनी है, उसका उपयोग हम कैसे करें, क्या बेस्ट तरीका है? ऑप्शन दिया है, गहने खरीदकर, घर में सुरक्षित रखकर, कई प्रकार के लाभजनक योजनाएं या बीमा पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, अब बचत के लिए जो धन का उपयोग माना जाता है सबसे अच्छा होता है बीमा पॉलिसी। जो एलआईसी होती है इसमें बचत का सबसे अच्छा माना जाता है। एक निश्चित राशि हम इसमें जमा कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, एक मोटे अमाउंट के रूप में हमें प्राप्त होती है। एलआईसी कहता भी यही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये एक बंद होता है, एक समझौता होता है। ठीक है, जिसमें क्या, ये क्या कहता है, इसका क्या उद्देश्य है कि आप हमें थोड़ा दो, हम आपके उसके बदले आपको बहुत सारा देंगे। तो जो हमारा बचत के लिए धन का उपयोग है सबसे अच्छा जो माना जाता है वो होता है हमारा बीमा पॉलिसी, जो एलआईसीज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है जैकार्ड की बुनाई में, जो जैकार्ड की बुनाई है तो इसमें सबसे पहले तो जो जैकार्ड की बुनाई आप याद रखेंगे, ये जैकार्ड लूम करगे से की जाती है। ठीक है, और ये जो करगा होता है ये बहुत ऊंचा होता है, ये बहुत ही महंगी बुनाई है। अब ऑप्शन दिया है, जैकार्ड बुनाई में क्या होता है, डिजाइन बुनना कठिन होता है, कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, कपड़े प्रतिरक्षी धाराएं वाली बुनाई होती है, कपड़े के ताने के धागों पर डिजाइन बुनी जाती है। ठीक है, अब जैकार्ड बुनाई में क्या होता है कि कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं क्योंकि ये लूम की सहायता से बनाए जाते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये किसने की थी, ये फ्रांस के थे, फ्रांस के जोसेफ मैरी, फ्रांस के जोसेफ मैरी थे जिन्होंने 1801 में
क्या किया था, जैकार्ड बुनाई की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाह्य संरचना में महत्वपूर्ण है, क्या फर्नीचर है, रंग है, प्रकाश है, पुनरावृत्ति है। तो आप याद रखेंगे बाह्य संरचना की जब बात की जाए तो उसमें रंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो क्या है हमारी डिजाइन को, हमारे परिधान को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो रंगों का पड़ता है। ज्वेल पानी, ज्वेल वाटर पानी का काम आता है, क्या कपड़े रंग करने में आता है, कपड़े के रंग पक्के करने के लिए होता है, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए होता है, कपड़े पर चमक लाने के लिए होता है। तो ये जो वाटर होता है इसका यूज हम जब करते हैं, जब हम अपने वस्त्र का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, कपड़ों पे बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, तो इन दाग धब्बों को छुटाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वेल वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्रेबिंग एक फिनिश है, इसके लिए है। अब क्रेबिंग आपको पता है, क्रेबिंग के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा एक फिनिशिंग है, और किसके लिए की जाती है, ये सिल्क के लिए की जाती है। ठीक है, सूती कपड़े पे कार्बोनाइजिंग की जाती है चमक लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पीतल को, एल्युमिनियम को, लोहे को या कांच को। तो इमली का उपयोग जो हम पीतल को साफ करने में यूज करते हैं, और इसमें ही हम थोड़ा सा अगर नमक डाल लें तो बहुत अच्छे से बर्तन एकदम चमक जाते हैं, नए जैसे हो जाते हैं। तो इमली का उपयोग आपसे पूछे तो आप बताएंगे पीतल को साफ करने के लिए इमली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मांडला एक फर्श सजावट है और कहाँ का है। तो मांडला जो होता है ये राजस्थान का है। ठीक है, मांडला कहाँ का है, राजस्थान का है। तमिलनाडु आपसे पूछेगा तो आप कांजीवरम बताएंगे। कांजीवरम कहाँ के है, तो ये हमारा तमिलनाडु के लिए है। बंगाल में हमारा कांथा है। गुजरात में हमारा साथिया के लिए फेमस है। ठीक है, और इसके साथ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपसे पूछे तो आप बताएंगे अल्पना। ठीक है, मैं मेन मेन बता रही हूँ जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र का पूछे तो आप बताएंगे वर्ली आर्ट। और ये वर्ली आर्ट कैसी होती है, आपने शादियों के कार्ड देखे होंगे, जब मैरिज होती है उसमें जो कार्ड छपते हैं उसमें जो साइडों में शहनाई की डिजाइन बनी होती है, उस टाइप से ही हमारी ये वर्ली आर्ट की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जो साइड में है, कि राजस्थान में तो हमारा मांडला हो गया, गुजरात में साथिया हो गया, बंगाल में कांथा हो गया, तमिलनाडु में हमारा काजीवरम हो गया, पश्चिम बंगाल में हमारी अल्पना हो गई, महाराष्ट्र में हमारी वर्ली आर्ट हो गई। अगर बिहार पूछ ले आपसे, बिहार किस लिए फेमस है, तो मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पे। जो बाटिक किया जाता है, डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये किस पे सिद्धांत पे काम करता है, क्या पिगमेंट पे करता है, प्रतिरोध प्रिंटिंग है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, या रोलर प्रिंटिंग है। तो ये जो बाटिक होती है हमारी प्रतिरोध प्रिंटिंग है, और ये क्या किससे की जाती है, मोम से की जाती है, वैक्स के द्वारा की जाती है। पहले हम क्या करते हैं, एक खाका, एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं वस्त्र पर, और जहां जहां हम डिजाइन करते हैं वहां पे हम मोम लगा देते हैं, और उसके बाद कपड़े को डाई करते हैं। तो जब कपड़ा डाई हो जाता है तो हम उस मोम को छुटा देते हैं, और वो जो डिजाइन वाला पार्ट होता है वो व्हाइट निकल कर आता है, तो बहुत ही सुंदर वो डिजाइन तैयार होता है। तो वो किस के अंदर आता है, प्रतिरोध प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास के लिए पूछा है, ये एक सेलुलोज तंतु होता है। ठीक है, जो वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है, तो इसके लिए क्या अच्छा नहीं होता, इसके लिए ये जो बिखरा डिस्पर्स रंजक होता है ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, फैलता है। ठीक है, इसलिए कपास के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मराई फिलिंग, भराई है ये, भराई फिलिंग सूत उतरता है आवरण रैप सूत के ऊपर इसमें से। ठीक है, जो भराई का सूत है वो आवरण के सूत के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, अब वो कौन सी बुनाई में गुजरता है, क्या सादी बुनाई में होता है, ट्विल बुनाई में होता है, साटिन में होता है, बुने हुए बनावट में होता है। तो ये हमारा सादी बुनावट में क्या होता है, जो भराई का धागा होता है, फिलिंग वाला धागा जो होता है वो आवरण मतलब रैप के सूत के धागे से ऊपर गुजरता है, और एक ऐसा डिजाइन तैयार हो जाता है, बास्केट जैसा डिजाइन तैयार हो जाए, इसलिए इसको बास्केट बुनाई भी कहते हैं। ठीक है,
बास्केट बुनाई कहते हैं, और क्या कहते हैं, मैट बुनाई भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे, और इसे रिब बुनाई भी कहते हैं, और इसे ट्विल बुनाई के नाम से भी जानते हैं। ये सारी जो होती है हमारी सादा बुनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? पॉलिएस्टर सूत जो बनाया जाता है, ऑप्शन दिया है, क्या गीली कताई के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सूखी कताई के द्वारा बनाया जाता है, द्रवित या तेल युक्त कताई के द्वारा। तो ये जो हमारा पॉलिएस्टर होता है, फैब्रिक जो होता है, ये द्रवित कताई के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हम अम्ल का अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे गीले पॉलीमर होते हैं उनको हम हवा से, जो हवा वाला स्थान होता है उससे बचाते हैं, क्योंकि उस पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से हम क्या करते हैं, द्रवित कताई के द्वारा अपना पॉलिएस्टर का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे रंग में तीन मुख्य होते हैं, एक ह्यू होता है, एक मूल्य होता है, वैल्यू होती है, एक क्रोमा होता है जो चमक के लिए होता है, ठीक है। अब जो हमारे रंगों के मूल, जो हमारे रंगों के नाम बताते हैं कि, ठीक है, कि रंग गर्म है, ठंडा है, रंग कैसा है, जो हमें रंगों के नाम बता रहा है, तो देखो वो क्या होता है, ये है ह्यू, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्या ह्यू होता है, मान होता है, मतलब वैल्यू होती है, तीव्रता यानी क्रोमा होता है, या उद्दम होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ह्यू होता है। जो ह्यू होता है ये हमारे रंगों के नाम बताते हैं। वैल्यू जो होती है ये गहरापन और क्या बताता है, हल्कापन बताता है ना। और जो ये तीव्रता होती है ना, ये कलर की चमक बताती है और उसका मंदपन बताता है। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ रंगों के नाम पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि गहरापन और हल्कापन कौन सा बताता है, तो आप क्या बताएंगे, जो रंगों का मान है, जो रंगों की वैल्यू है, वो रंग का हमें गहरापन और हल्कापन बताएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। हमारे जो दो रंगों को दो लोगों ने वर्गीकृत किया है, एक प्रांग ने किया है और एक मुंसेल ने किया है, ठीक है। प्रांग ने जो प्राथमिक रंग बताए हैं वो बताए हैं हमारे तीन, कितने बताए हैं, प्राथमिक रंग तीन बताए हैं, ठीक है। कौन कौन सा बताए हैं, लाल, पीला बताया है, लाल बताया है, और कौन सा बताया है, नीला बताया है, ठीक है। अब मुंसेल ने भी बताए हैं, मुंसेल ने प्राथमिक रंग कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने कौन कौन से 5 रंग बताए हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। इसका आंसर आप ढूंढेंगे और देखेंगे कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो मेनली नहीं होता, देखो लाल भी होता है, पीला भी होता है, नीला भी होता है, बट हरा नहीं होता, ठीक है। हरा जो होता है हमारी प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आता। अब आप मुझे बताएंगे मुंसेल ने जो प्राथमिक रंग बताए कितने बताए हैं, 5 मैं बता देती हूँ संख्या में, और पांचों के नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। प्रांग ने ना क्या किया है, जो रंग योजना है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। प्रांग ने क्या करा, रंग योजना को, जो कलर स्कीम है हमारी, उसको क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक को बताया उसने अनुपूरक रंग, ठीक है, एक को बताया उसने विपरीत रंग, विपरीत रंग योजना। अब इसने जो अनुपूरक रंग बताए इन्होंने, इसमें बताया इन्होंने एक समीप, एक रंगीय योजना, एक रंगीन योजना, एक रंगीय योजना, और दूसरी बताई इन्होंने समीपवर्ती योजना। अब ये जो हमारी एक रंगीय योजना होती है ये क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होते हैं, ठीक है। और ये जो समीपवर्ती योजना होती है ये क्या होती है, एनालॉगस होती है।
अब ये जो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एक ही रंग का हल्का या गहरा शेड लेते हैं। एक ही रंग होता है, या तो आप उसको हल्का कर लो व्हाइट मिला के, या ब्लैक मिला के क्या कर लो, गहरा कर लो। अब ये जो हमारा एनालॉगस होता है, इसमें क्या होता है रंग योजना में, कि हम एक मुख्य कलर के आसपास वाले कलर लेते हैं जो इसके बिल्कुल समीप होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई अनुपूरक रंग योजना। अब ये जो विपरीत रंग योजना है, इसमें भी इन्होंने बताया है पूरक रंग योजना। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, कलर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इनके नाम याद रखिएगा, अलग अलग नामों से इसके क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। पूरक रंग योजना, द्वितीयक पूरक रंग योजना, या बोलो इसे दोहरी पूरक रंग योजना। ठीक है, और होती है ये हमारी दोहरी हो गई, एक हो गई खंडित रंग योजना, और एक हो गई ये त्रिमतीय रंग योजना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चार्ट है जो प्रांग ने हमें डिवाइड करके बताया है कि जो ये रंग योजना होती है 2 पार्ट्स में होती है, अनुपूरक रंग योजना, विपरीत रंग योजना। अनुपूरक में एक रंगीन योजना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, और जो समीपवर्ती होती है इसे हम एनालॉगस कहते हैं। ठीक है, अब ये विपरीत रंग योजना के अंदर आता है हमारा पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित रंग योजना और त्रिमतीय रंग योजना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहा था, प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना कहा है। ठीक है, तो आसपास के रंग कहाँ यूज हो रहे थे, ये हमारे समीपवर्ती योजना में यूज हो रहे थे, जिसे हमने क्या कहा था, एनालॉगस कहा था, जिसमें क्या है, मुख्य कलर के आसपास वाले समीपवर्ती वाले कलर यूज करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है देखो मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक तो होता नहीं है क्योंकि ये एक ही रंग की योजना होती है, इसमें हम एक ही कलर का या तो हल्का लेंगे या डार्क लेंगे। तो ये कौन सी होती है, सदृश या एनालॉगस होती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे किया है कि कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया है, क्या योजना बनाना कहलाती है, संगठन करना कहलाती है, नियंत्रित करना कहलाती है, कार्यान्वित करना कहलाती है। तो ये हमारा योजना बनाना कहलाती है। ठीक है, जो हम प्लानिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा है अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित करके द्वारा। तो जो हमारे अभिवृत्ति मतलब अपने आप की हम अभिवृत्ति कर रहे हैं, उनके परिवर्तन संबंधी हमें संदेशों को दूसरों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन सा माध्यम अच्छा है, श्रेष्ठता से चित्रित किया जाए, क्या इसके लिए अच्छा है, क्या चार्ट अच्छे हैं, मॉडल अच्छे हैं, पोस्टर अच्छे हैं, ग्राफ अच्छे हैं। तो इसके लिए जो चित्रित किया जाता है वो हमारे पोस्टर होते हैं। अगर आप पिछली शैली देखो, जो प्रागैतिहासिक काल की शैली है, उसमें क्या होता था, पोस्टर के द्वारा लोगों को उसकी बातें बताई जाती थी, उसकी कहानियां बताई जाती थी, इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाती थी। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, कहा है पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी। ये पाइगेट नहीं है, प्याजे है। प्याजे द्वारा उपयोग किए शब्द अहमवादी का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन दिया है हमें, जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, अपने सापेक्ष महत्व को विश्व को देखते हैं, एक घुमावदार रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो प्याजे द्वारा बताया गया है कि अहमवादी का अर्थ होता है बच्चा क्या करता है, जो चाहता है वह पाने के लिए चिंतित होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला है, कहा है असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि।
ठीक है, ये एक मानो एक विकार है, एक समस्या है। अब ये कब होती है? यदि शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है, या बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो ये जो समस्या होती है ये पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। देखो, जब बच्चा 2 साल का है तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चा क्या है, रात को सोते सोते बिस्तर पर ही सुसु कर दे। लेकिन अगर वो बड़ा होकर भी 3 से 4 साल की उम्र में भी अगर ऐसा कर रहा है तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई समस्या है, कोई विकार है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये क्या है कि या तो उसके जो शरीर है वो कमजोर हो गया है, उसमें खून की कमी है, या किसी रूप से उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देता है। तो वो जो कंडीशन होती है वो असंयत मूत्रता की होती है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? श्रेणीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, कहा है सभी संस्कृतियों में से शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना, बबलिंग करना आरंभ कर देता है, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होगा किसके द्वारा। ठीक है, जब हमारी सारी संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृतियां हैं, इसमें जो सभी शिशु होते हैं वो लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है, ये व्यवहार जो होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा होता है? क्या मॉडलिंग के द्वारा होता है, प्रबलन के द्वारा होता है, परिपक्वन के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा? तो ये आप याद रखेंगे, प्रबलन रिफोर्समेंट के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा है अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। हमारी शिक्षा 2 टाइप से होती है, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है। ठीक है, औपचारिक जो होती है उसमें एक पाठ्यक्रम हमारा ऊपर से ही निर्धारित होता है कि हमारा ये जो पाठ्यक्रम है डिसाइडेड है, इस तरह से हमारा जो करिकुलम है वो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ अनौपचारिक शिक्षा दी गई है, तो ये किसके होना चाहिए? प्रारंभिक, सरल, लचीला या सघन? तो हमारा जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जाकर नहीं दी जाती, व्यक्ति की सुरक्षा के हिसाब से दी जाती है। तो ये क्या है? सरल होनी चाहिए, जिसको उसके समझने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। देखो, किसको दी जाती है गृह विज्ञान में ट्रेनिंग? किसकी दी जाती है? होम मेकिंग की दी जाती है, बच्चों गृह की देखरेख की दी जाती है, गृह और व्यवसाय की देखरेख की जाती है, या खाना पकाने की, गृह सजाने की दी जाती है। ठीक है, तो गृह विज्ञान में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसकी दी जाती है? बच्चों और गृह की देखरेख की दी जाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान है, ठीक है, गृह विज्ञान क्या केवल लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है? ना लड़कों ना लड़कियों के लिए, या लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए? तो आपको पता है कि जो गृह विज्ञान होता है वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या है? लड़के और लड़के दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? ठीक है, 2 साल का शिशु है, उसका हमें वजन नापना है, तो सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा लीवर बैलेंस। इसमें शिशु को बिठा दिया जाता है और उसका वजन नापा जाता है, इजीली उसका वेट आ जाता है। तो ये जो लीवर बैलेंस होता है उसका वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र होता है। अगला है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके जो सर की परिधि होती है ना, ठीक है, वो कितनी होती है? क्या छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है, छाती से कोई संबंध नहीं होता? अगर कोई बच्चा है उसमें पौष्टिकता की कमी हो गई है, वो कुपोषित हो गया है, तो जो उसकी सर की परिधि है वो उसकी छाती से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है, कहा है मरासमस की बीमारी पाई जाती है। देखो, मरासमस जो होता है ये बच्चों में पाया जाता है, और ये क्या होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, मरासमस रोग। और इसमें क्या होता है? ये कब होता है? ये 1 वर्ष से कम के बच्चों में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है? व्यक्तियों का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उन्हें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो मरासमस जो होता है ये प्रोटीन और क्या होता है? कैलोरी की कमी से। प्रोटीन व कैलोरी की कमी। अगला क्वेश्चन है,
मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर हो जाता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मरासमस से बच्चा जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो कमजोर होता है, इसलिए वो क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती, उससे उसे भूख भी नहीं लगती, वो खाना नहीं खाता, उसके शरीर की वृद्धि रुक जाती है, तो बच्चा क्या है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सबसे ज्यादा कमजोरी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंड्स का अर्थ होता है। ठीक है, अब नाइट ब्लाइंड्स का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन दिया है, अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना, या कम रोशनी में दिखना। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे इसके जो दोनों ऑप्शन है, ये अंधेरे में ना दिखना और कम रोशनी में ना दिखना, ये दोनों ही ऑप्शन राइट है, पर क्या है, हमें यहाँ पे एक लगाना है, तो हम लगाएंगे अंधेरे में ना दिखना। तो ये किसकी कमी से हो जाता है, ये हो जाता है हमारा, कमी से किसकी से होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, और ये रतौंधी होता है, कई रूपों में हो जाता है। ठीक है, और इसमें नेत्र संबंधित दिक्कत हो जाती है, जैसे नाइट ब्लाइंड्स हो गया, आपको क्या होगा, या अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, ये आपको कम रोशनी में नहीं दिखाई होगा, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं दिखता इसमें। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट। अगला है, विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है। ठीक है, देखो विटामिन ए से मेनली तो रतौंधी रोग हो जाता है, और ये दिया है बायोटॉस स्पॉट्स होते हैं ये। ठीक है, स्पॉट्स होते हैं कि कैरोटोमलेशिया होता है, कोरोनल जीरोस होता है, और जीरोफिथेल्मिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी ही कमियां किसकी वजह से होती है, हमारी विटामिन ए की वजह से होती हैं। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सबसे खतरनाक कंडीशन होती है, वो होती है हमारी जीरोफिथेल्मिया। ठीक है, सबसे खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, हमारा गला जो जो इसमें क्या होता है, हमारा जो नेत्र है, उसकी कॉर्निया है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ता है, उसमें सूजन आ जाती है, सिकुड़न हो जाती है, हमारे इसमें अश्रु जो ग्रंथियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, मानव के नेत्रों से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत खतरनाक स्टेज होती है। 33 है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज कितनी होती है। 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का बच्चा है, और उसे जो विटामिन ए की डोज होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 100001.0। ठीक है, 1,01.0 होती है, आप याद रखेंगे। अगला है, एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन की दी जाने वाली डोजेस की संख्या कितनी होती है। हमें विटामिन की जो जितनी डोज दी जाती है उनकी टोटल संख्या बतानी है, तो वो होती है हमारी 11, और ये हर 6 महीने पे दी जाती है। जब शिशु 5 वर्ष का हो जाता है तब तक इसकी कितनी डोज हो जाती है, 11 डोज हो जाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, लोहे का क्या कार्य है। ठीक है, हमारे जो रक्त में क्या होता है, लोह तत्व पाए जाते हैं, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, लोह तत्वों से होता है। जो हमारा रक्त होता है, ये शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लाना ले जाने का जो मुख्य काम होता है वो ब्लड का होता है, रक्त का होता है। तो लोहे का क्या काम हो गया, मुख्य क्या हो गया, ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो गया इसका राइट, कि ऑक्सीजन पहुंचाना। अगला है, 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, 12, आप याद क्वेश्चन पढ़िएगा, 12 वर्ष की बालिका दी है, उससे हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी है, तो हम बताएंगे 12 ग्राम/100 ml। नेक्स्ट है, बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बाम है इसकी संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है, तो आप याद रखेंगे बटेग स्पॉट हो जाते हैं, और ये किसकी वजह से हो जाते हैं, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो जो बैटिक स्पॉट है, तो क्या होता है, जब हमारे शरीर में बाम की संख्या बढ़ जाती है तो बैटिक स्पॉट हो जाते हैं, और ये किसके अंतर्गत आता है, विटामिन ए के। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है। ठीक है, आयोडीन कमी के साधारण लक्षण क्या है, दिया है कॉर्निया का फैल जाना, ये तो रतौंधी से संबंधित है, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना, या ठोड़ी का बढ़ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, गले का फूलना। सबसे ज्यादा जो आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे गले पर प्रभाव करता है, हमारी जो गल ग्रंथियां होती है वो फूल जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त
तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है? किसका हो सकता है? 1 वर्ष तक के बच्चे का, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे का, 3 से 5 वर्ष तक के, या सारा जीवन तक? तो जो 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उससे 1 ml के इंजेक्शन से उसका बचाव हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अगला है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं। ठीक है, पौष्टिकता मतलब पोषण तत्व उसने ज्यादा वो ग्रहण कर लिया, उसके कारण क्या है? 2 भयंकर बीमारी हो जाती हैं। कौन सी होती है? फ्लोरोसिस और मोटापा होता है। ग्वाइटर या मोटापा होता है, फ्लोरोसिस या गोटरेट होता है, फ्लोरोसिस कैरेटनिजी होता है। तो फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, और ये फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? जब हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ जाता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके कारण फ्लोरोसिस होता है। और जो मोटापा होता है, जब क्या होता है, हम अपने भोजन में वसा की बहुत ज्यादा मात्रा लेते हैं, तो ये जो वसा होती है ना हमारे शरीर में जमने लगती है, जिसके क्या कारण क्या हो जाता है? हमारा शरीर मोटा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोटापे के कारण है? ज्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज्यादा, और या बिल्कुल ना खाना। तो मोटापे का कारण होता है जब आप ज्यादा खा रहे हैं या अनियमित रूप से खा रहे हैं, आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आपका कोई टाइम नहीं है खाने का, किसी भी टाइम खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मोटापे का लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में। अगला है, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें जो लौ निकलती है वो किस रंग की होती है? तो आप याद रखेंगे वो पीले रंग की होती है। जब हम किसी भी सूती कपड़े को जलाते हैं तो उससे जो लौ निकलेगी वो कैसी होगी? पीले रंग की होती है। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। देखो रेयॉन जो होता है वो एक सेलुलोजिक तंतु होता है। ठीक है, और इसमें जो डिटर्जेंट प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन में दिया है एसिड, दिया है अल्कोहल, दिया है, या इनमें से कोई नहीं है, दोनों। तो जब हम रेयॉन को डिप करते हैं पानी में, तो भीगने के बाद इसकी शक्ति क्या होती है? वो कम हो जाती है, नाजुक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए हम इसको अम्ल और एसिड से तो बिल्कुल भी वॉश नहीं करेंगे, नहीं तो इसके तंतु खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे बहुत ही हल्के डिटर्जेंट, कोई सॉफ्ट डिटर्जेंट से इसका वॉश करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगला है, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए। ऊनी कपड़ों पर हम कैसे इस्त्री करते हैं? देखो ऊनी कपड़े जो होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं ना, फुज्जी फुज्जी से होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या हम इस्त्री करते हैं तो उनके तंतु जल जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट उन पे इस्त्री नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया है देखो, साधारण गर्म इस्त्री तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज रखकर। तो हम कैसे करते हैं? बीच में एक सूती कपड़ा रखकर करते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही। अगला है, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा जो ब्लीच है वो कौन सा है? क्या क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या सोडियम फ्लोराइड है? तो ऊनी कपड़ों की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है सबसे अच्छा ब्लीच होता है। इससे क्या होता है? वो वस्त्र जो होता है वो चमक और मुलायम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा है कपड़े की फिनिशिंग का सबसे अच्छा पदार्थ है? हम जो कपड़ों पे फिनिशिंग करते हैं चमक के लिए, ठीक है, उन्हें अपने पहनने योग्य बनाने के लिए, तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है? उसमें हमारी सबसे अच्छी होती है स्टफिंग एजेंट जो होता है, ये सबसे अच्छा होता है। इसके उपयोग से, इस फिनिशिंग से क्या होता है, जो हमारा वस्त्र है वो एकदम चमकदार, मुलायम और बिल्कुल पहनने योग्य हो जाता है। ये सबसे अच्छी फिनिशिंग मानी जाती है स्टफिंग एजेंट। अगला है, गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अंग है गृह प्रबंधन? होम मैनेजमेंट, होम साइंस का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पहला जो अंग है होम मैनेजमेंट, ये होम साइंस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मामरिक पक्ष कौन सा है? क्या बहन का है, लड़की का है, माता का है, या पत्नी का है? तो जो माता का पक्ष होता है वो गृहिणी का सबसे मामरिक पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात पर ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति है और वो वृद्धावस्था में है, तो जब हम उसके वस्त्रों का चुनाव करेंगे तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखेंगे, कपड़ों का मूल्य बिल्कुल नहीं, उसकी आयु का रखेंगे, रंग वस्त्रों का चुनाव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसके रंगों का ध्यान रखेंगे कि जो वृद्धावस्था में ज्यादातर हल्के कपड़ों का यूज करना चाहिए। ठीक है, हल्के कलर्स के कपड़ों का यूज करना चाहिए, डार्क कलर्स के कपड़े हमें वृद्धावस्था में नहीं यूज करने चाहिए, तो हम इसमें रंगों का ध्यान रखेंगे। अगला है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? सर्वप्रथम जो गृह विज्ञान का कॉलेज है वो हमारा है लेडी इरविन कॉलेज, और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है।
ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में है लेडी इरविन कॉलेज, गृह विज्ञान का सर्वप्रथम कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? ठीक है, हमारी तीन अवस्थाएं होती है, एक प्रारंभिक होती है, एक विस्तृत अवस्था होती है और एक संकुचित अवस्था होती है। जब व्यक्ति अपनी विस्तृत अवस्था में होता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चे होते हैं, उनके बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं या अपने करियर को बनाने के लिए वो बाहर पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, आय पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। तो ये जो अवस्था होती है जब बच्चे कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गृह बजट जो होते हैं ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो हम जब कपड़ा धोते हैं अपनी मशीन में, तो उसमें देखो ऑप्शन होता है कि आप वाटर को गर्म में भी गर्म पानी उसका टेम्परेचर कर लेते हैं तब वॉश करते हैं। अब जब हम सूती कपड़ा वॉश करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? 160 डिग्री तापक्रम रखना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ों को थोड़ा गर्म पानी से कर दें तो उसका मैल जल्दी फूल जाता है और उसके तंतु रेशे भी नहीं खराब होते। तो ये जो होता है हमारा 160 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगला है, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई घर में काम नहीं आता वो कौन सा है, जो आधुनिक टाइम पे हम यूज कर रहे हैं? क्या मिक्सर ग्राइंडर है, बिजली की केतली है, कॉफी मेकर है या कारपेट स्वीपर है? ठीक है, तो हम किचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका नहीं होगा, कारपेट स्वीपर का नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे नेगेटिव ही पूछा था। हम मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज करते हैं, बिजली की केतली का भी यूज करते हैं अपनी किचन में, कॉफी मेकर का भी करते हैं, पर कारपेट स्वीपर का नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, घरेलू काम करने के लिए हम मुख्य रूप से दो ईंधनों का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है, हमारा एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और क्या होता है, एक होता है हमारा मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, ये जो दो ईंधन होते हैं मुख्य रूप से घरेलू काम करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन है, रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो लाइट होती है, हमारी दो लाइट होती है, एक बल्ब वाली होती है, एक ट्यूब लाइट वाली होती है। बल्ब वाली जो लाइट होती है, जैसे ऑप्शन में दे दिया है बल्ब, ट्यूब, लैंप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो बल्ब होता है ना, इसे कहते हैं ताप दीप्त। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि तापदीप कौन सा होता है, तो बल्ब होता है। ये होता है हमारा प्रतिदीप्त। ठीक है, अब रसोई घर में खाना पकाने के लिए जो सबसे अच्छी होती है वो हमारी ट्यूबलाइट होती है, ये प्रतिदीप्त होती है, इससे बिजली की भी बचत होती है। ठीक है, इससे बिजली की भी बचत होती है। और देखो ये तापदीप्त क्या होता है, जो हमारे बल्ब होते हैं ना, आप बल्ब को ध्यान से देखना, उसमें ऐसे करके दो वो तार लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, टंगस्टन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टंगस्टन कहा जाता है। अब जब हम हमारे रूम में बल्ब लगा हुआ है, हम जब स्विच ऑन करते हैं अपनी लाइट का, तो विद्युत क्या है, स्विच ऑन करते ही प्रवाह होगी और ये टंगस्टन क्या है, गर्म होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही गर्म होना शुरू होंगे वो बल्ब जल जाएगा, इसलिए इसे कहा क्या कहा जाता है, तापदीप कहा जाता है बल्ब को। और ट्यूबलाइट को क्या कहा जाता है, इसमें जो मरकरी है ना वो नीचे बैठी रहती है, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो जैसे उसमें विद्युत प्रवाह होती है तो ये मरकरी एकदम एक्टिव हो जाती है और ये हमारी ट्यूबलाइट जल जाती है। तो ये क्या होती है, हमारी प्रतिदीप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वॉट का बल्ब लगाना चाहिए? तो 60 वॉट का बल्ब लगाना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मकान की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो मकान की परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन दिया है संवेगात्मक, पारिवारिक, प्रेम या सहानुभूति। तो मकान जो होता है ये संवेगात्मक लगाव होता है, एक इमोशनल वर्ड होता है जहाँ पे परिवार के लोग आपस में प्रेम, सहानुभूति, अपने इमोशन से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराग प्रांग है ये, प्रांग
प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया लाल पीला नीला। तो लाल पीला नीला जो होता है ये प्रांग कलर के अनुसार होते हैं। मुंसेल के 5 होते हैं प्राथमिक, उन्होंने 5 बताए हैं, उनके नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? ठीक है, क्या चेकदार कपड़ा बिछाना चाहिए, एक रंग का कपड़ा लगाना चाहिए, बड़े बड़े फूलों का लगाना चाहिए, छोटे फूलों का लगाना चाहिए? तो अगर कहीं पे बड़ा फर्नीचर है तो हम जो उस पर बड़े बड़े फूलों का कपड़ा ही लगाएंगे, तो वो क्या है, देखने में सुंदर लगेगा और आकर्षित लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? कोई स्त्री है उसकी गर्दन लंबी है तो उसकी ब्लाउज की शेप की क्या होगी? बड़े गले, छोटे गले, चौकोर गले, तिकोन गले। अगर कोई लंबी गर्दन की स्त्री है तो उसे ब्लाउज का जो गला है वो कैसा होना चाहिए? चौकोर होना चाहिए। ठीक है, उसी से उसका संतुलन बनेगा। अगला है, कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा होता है? दो संतुलन होते हैं हमारे, एक औपचारिक संतुलन होता है, एक अनौपचारिक संतुलन होता है। औपचारिक संतुलन में क्या होता है, जैसे ये केंद्र है और केंद्र के दोनों तरफ क्या है, एक साइज की समान वस्तुएं रखी गई हैं, ये हमारा औपचारिक संतुलन हो गया। अनौपचारिक में क्या है, हमने यहाँ बड़ी रख दी, फिर छोटी रख दी, एक बड़ी रख दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक संतुलन हो जाएगा। जब केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु हो तो ये क्या कहलाता है, हमारा औपचारिक संतुलन कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा, अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा होता है? तो अमानवीय भौतिक साधन वो होते हैं जो व्यक्ति क्या है, बाहर से ग्रहण करता है। ऑप्शन दिया है, रुचि है, शक्ति है, ज्ञान है या धन है। तो अमानवीय साधन क्या हो गया, हमारा धन हो गया, व्यक्ति मेहनत करके धन कमाता है पर बाहर से कमाता है। रुचि, शक्ति और ज्ञान क्या है, ये हमारे तीनों मानवीय साधन है। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे मानवीय साधन जो मनुष्य के अंदर निहित है। अगला क्वेश्चन है कि खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखा जाता है? तो खाने की मेज पर जो पानी का जग है, क्या मध्य में रखा जाता है, किनारे पर, साइड टेबल पर या रसोई गृह में? तो हम जो डाइनिंग टेबल पे, खाने की टेबल पे पानी का जग रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, हम अपना मध्य में रखते हैं। ठीक है, ये हमारे 125 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम अगला अपना स्टार्ट करेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। होम मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो जितना कराया जा रहा है उसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर अपनी क्या है, मेहनत को करते रहिए।